तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग फटाफट देखने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि आपके स्टेट और पीपीएससी एग्जाम्स में जो है दोस्तों पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे। संगीत का दोस्तों यहाँ पे आपको 90 प्रश्न मिलने वाले हैं, 90 प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसे मैं 2 पार्ट में बना दूंगा। अगर शॉर्ट में हो जाएगी अगर तो बिल्कुल आपको एक ही वीडियो के अंदर 90 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी व्याख्या करते चलते हैं ना, तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप फटाफट चैनल पे अभी जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि दोस्तों आने वाला जो भी वीडियो है आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। चलिए फटाफट हम लोग पहले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि क्या है। पहला प्रश्न है, फटाफट देखिए। ताल की कितनी जातियां बताई गई है? तो ताल की जातियों के बारे में अगर बात कर ले तो ताल की 5 जातियां बताई गई है। ठीक है, 5 जातियों में से कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका त्रिस्त, एक होता है आपका त्रिस्त, दूसरा होता है आपका चतस्थ, त्रिस्त, चतस्थ। उसके बाद आप अगर बात कर ले तो आपकी खंड हो जाती है, खंड। उसके बाद फिर आपकी हो जाती है, चौथा जो हो जाता है मिश्र हो जाता है, और पांचवा जो है आपका संकीर्ण। तो यही होती है ना 5 जातियां, संकीर्ण। ठीक है, चलिए फटाफट आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली बाज में प्रायः कितनी अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि दिल्ली बाज को जो है आपके दिल्ली बाज को किनार का बाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किनार का बाज भी कहा जाता है। ठीक है, दिल्ली बाज को किनार का बाज भी कहा जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कितनी अंगुलियों का प्रयोग होता है, तो सही जवाब होता है 2 उंगलियों का प्रयोग होता है। ठीक है, 2 उंगलियों का। चलिए अगला प्रश्न है कि आड़ी लय किसे कहते हैं? देखिए, लय जो है जिसमें आपकी पढ़े होंगे, एक कौन सा पढ़े होंगे? आड़, कुआड़, आड़, कुआड़ और बियाड़, ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो 1.5 होता है 1.5 गुण, और यहाँ पे सवा गुण होता है 1.25, और ये आपके बियाड़ जो होते हैं 1.25 गुण 1.75। तो यही चीज़ है ना, जैसे कि मान लीजिए आपको 2 गुण 2.25 गुण लिखे तो 1.75 जो हुआ आपका, उस अनुसार अगर चलेंगे तो पॉइंट उड़ाकर नीचे में बटा 100, अगर 20 से आप कट कर रहे हैं तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे आप कितने से अगर इससे कट कर रहे हैं तो सॉरी, यहाँ पे 25 से काट दीजिए डायरेक्ट, तो 25 से 4 बार और यहाँ पर 7 बार, तो कितने आ गए? 7/4 हो गया ना। तो बस सेम सेम चीज़ है मेरे दोस्त। तो आड़ी लय किसे कहते हैं? तो आड़ जो होता है वो आपका क्या होता है? ड्योढ़ी होता है, ड्योढ़ी, 1.5 गुण को बोलते हैं आड़। अगला प्रश्न है कि ताल गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं? देखिए, ताल गति के लिए अगर ग्रह की बात करें तो ग्रह 4 बताए गए हैं। कौन कौन से ग्रह बताए गए हैं? एक आपका हो जाता है समग्रह, हो जाता है सम, और दूसरा होता है आपका विषम ग्रह, दूसरा होता है आपका विषम ग्रह। फिर अगर बात कर ले तो जो तीसरा होता है अतीत ग्रह, और चौथा हो जाता है अनागत, चौथा हो जाता है अनागत। ठीक है, अनागत ग्रह। ठीक है, तो बिल्कुल आपके आपके लिए ये जो है चारों है इंपॉर्टेंट। ताल के गति के लिए कितने ग्रह बताए गए हैं? तो 4 ग्रह बताए गए हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं। यदि 3 ताल की बंदिश का उठान, 3 ताल की जो बंदिश है उसका उठान 7वीं मात्रा से है, तो मुखड़ा कितनी मात्रा का होगा? तो सही जवाब हो जाएगा कि मुखड़ा जो हो जाएगा फिर दोस्तों उसके 6 मात्रा का मुखड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं फटाफट। किस ताल में 10 मात्राएं होती है? तो 10, देखिए धमार जैसा कि आप लोग जानते हैं 14 मात्रा का है, आड़ा चार ताल 14 मात्रा का है। अगर 3 ताल की बात कर ले तो इसमें मात्रा की संख्या 16 होती है, और झप ताल जो होता है वो आपके 10 मात्रा का होता है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा झप ताल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2 भिन्न तालों के मिश्रण से निर्मित ताल को क्या कहते हैं? देखिए, 2 भिन्न ताल अगर मिले, 2 ताल से बारे में पूछा जा रहा है कि 2 भिन्न तालों के मिश्रण को कैसा क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं, 2 भिन्न तालों के मिश्रण को देसी ताल कहते हैं। जब निर्मित होता है तो वो देसी ताल कहलाता है। ठीक है, अगर 2 से अधिक अगर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? फिर संकीर्ण ताल कहला जाते हैं। फिर क्या? संकीर्ण ताल कहला जाते हैं फिर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संगीत की दृष्टि से जिस स्थान पर जिस मात्रा या स्थान पर बोल बजाकर या उसे ताल लगाकर प्रहार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसे कहते हैं आघात। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आघात। बिल्कुल क्लियर। अब आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, रेला किस लय में गाया जाता है? देखिए, रेला जो है वो आपके द्रुत लय में गाया जाता है। रेला, रेला जो है वो किस पे? तबला पे जो है आपके बजते हैं। और एक आपके शब्द होते हैं रौ, रौ शब्द जो है वो आपके किससे संबंधित है? रौ शब्द आपके रेला से ही संबंधित माना जाता है। ठीक है,
रेला से। अगला प्रश्न है, दोनों हाथों के द्वारा ताली देकर ताल दिखलाने की क्रिया। अगर हम दोनों हाथों से ताली देकर ताल जो दिखलाते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ताली देकर जब दिखाएंगे तो वह कहला जाएगा सशब्द क्रिया। क्या कहला जाएगा? सशब्द क्रिया। अगर हम ताली देकर, अगर बिना ताली दिए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? निशब्द क्रिया हो जाएगा। ठीक है, निशब्द क्रिया। दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड में शादी विवाह का अभी माहौल चल रहा है, जैसा कि थोड़ा सा आप लोग के पास आवाज़ जा रहा होगा, तो कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम लोग को पढ़ाई के ऊपर ही अपनी फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो हमारे सर पे है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों 11वां प्रश्न है कि 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि निशब्द को क्या, निशब्द से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों निशब्द से क्या अभिप्राय है, देखिए जैसा कि आपको बताया है कि क्रिया जो होता है एक सशब्द क्रिया होता है और एक आपका सशब्द होता है और एक आपका निशब्द होता है। तो निशब्द यहाँ पूछा जा रहा है ना, तो निशब्द से क्या अभिप्राय है? तो सही जवाब इसका क्या होगा कि ताल देने की, या क्या है, ताल देने की आघातहीन प्रक्रिया जो है वो आपके निशब्द है। यानी कि हम किसी तरह से उसे बोल बजाकर नहीं, ये खुद ही देंगे निशब्द। इसको क्या कहलाता है? निशब्द कहलाता है। निशब्द और सशब्द। चलिए अब 12 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग देख लेते हैं। 11 तो हम लोग का क्लियर हो गया। अब जरा सा 12 नंबर थोड़ा सा छोटा करके फटाफट आ जाते हैं ऊपर। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, कुआड़ी लय से क्या अभिप्राय है? तो कुहाड़ी लय से अभिप्राय बोला जा रहा है। तो इसका देखिए, जैसा कि हम बताए कि आड़ी आपका 1.5 गुण हो गया, पहले 8 1.5 गुण, उसके बाद फिर कुआड़। तो 1.5 के बाद हम जो बताए हैं वही याद रखिएगा, 1.5 के बाद हम सवा बताए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताए हैं क्या, 1.75 यानी 1.25। तो आड़, कुआड़ और बियाड़। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। तो 1.5 यहाँ पे था, तो 1.5 के बाद सवा हो जाएगा, उसके बाद फिर 1.25। तो पूछा क्या जा रहा है, कुआड़, तो क्या हो जाएगा, सवा हो जाएगा। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, फटाफट सवाई। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि ताल के कितने प्राण बताए गए हैं? तो ताल के प्राणों की संख्या 10 बताई गई है। ताल के 10 प्राण बताए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें 10 प्राण तो आप सब जानते ही हैं, तो इसकी व्याख्या करना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वैसे अगर कमेंट करेंगे तो व्याख्या कर भी देंगे इसका। चलिए अगला प्रश्न है कि ताल क्रिया के अंतर्गत निशब्द क्रिया के अतिरिक्त कौन सा है? देखिए निशब्द जो है आपके ताल क्रिया में क्या होता है, निशब्द एक मात्रा को गिनना और एक सशब्द। तो निशब्द होता है, निशब्द के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा सशब्द। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्य ताल की संख्या कितनी होती है? मुख्य ताल की संख्या जो है वो 5 बताए गए हैं। अगला प्रश्न है कि आवृत्ति शब्द से क्या अभिप्राय है? तो आवृत्ति शब्द से अभिप्राय यह है कि ताल का एक संपूर्ण चक्र जो है, यही आवृत्ति शब्द से अभिप्राय जो है अभिप्राय है। लड़ी से क्या अभिप्राय है? देखिए लड़ी से अभिप्राय यह है कि बोल की श्रृंखला होती है। लड़ी क्या है? बोल की श्रृंखला। तो वही जो होता है आपका लड़ी होता है, बोल की श्रृंखला। अगला प्रश्न है कि दाहिने तबले का ढांचा किस लकड़ी का नहीं बनाया जा सकता है? देखिए लकड़ी का नहीं अगर पूछे तो नहीं में आपका यहाँ पे देख लीजिए विजयसार है, क्योंकि लाल चंदन से बन सकता है, अमरूद से बनता है और खैर से भी, खैर की जो लकड़ी होती है उससे भी बनता है, लेकिन नहीं वाले में विजयसार की लकड़ी से नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है कि पूड़ी के किनारों के कसाव के लिए, यानी पूड़ी जो होता है ऊपर से होकर उसके जो किनारे जो होते हैं उसके कसाव के लिए जो यहाँ पे जो गजरा लगा होता है उसमें छिद्र देखेंगे, तो वो छिद्र पूछा जा रहा है कि कितने होते हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 16 छिद्र होते हैं। अगला प्रश्न है कि तबले की पूड़ी में चमड़े की कितनी परत होती है? तो चमड़े की परत की अगर बात कर ले तो चमड़े की 2 परत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि ताल की पहली मात्रा को क्या कहते हैं? तो ताल की जो पहली मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसके कहते हैं हम लोग सम। ठीक है, क्या कहते हैं? ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं, वहाँ पे सम होता है। और सम जो है भातखंडे जी ने इस तरह से दर्शाया है हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में, किस तरह से, एक्स। ठीक है, सम। चलिए अब देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर क्या कह रहा है कि कई तालों के संयोग से बने तालों को क्या कहते हैं? देखिए जैसा कि अभी हम आपको बताए कि यहाँ पे आपसे वहाँ पे जो था 2 ताल था, तो वो क्या हो गया था, 2 ताल मिलकर क्या बने थे, देसी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कई तालों के संयोग से जो बने हैं वो क्या कहलाते हैं, वो संकीर्ण ताल कहलाते हैं, जो कई तालों के मिश्रण से बने हो या संयोग से बने हो। अगला प्रश्न है तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम, जैसा कि जानते हैं आप लोग सभी कि दूसरा नाम जो है आपके किनार का बाज हो बोला जाता है, किस घराने को, दिल्ली घराने का। अगर दिल्ली घराने की अगर बात कीजिएगा तो इसके संस्थापक जो हैं वो कौन, उस्ताद
सिद्धार खां माने जाते हैं। ठीक है, उस्ताद सिद्धार खां। कहीं कहीं आपको तानरस खां भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उस्ताद सिद्धार खां ही आपको टिक करना है। अगला प्रश्न है, एक मात्रा में चतुस्मात्रिक बोल के उच्चारण करने या बजाने को कौन सी लय कहते हैं? तो एक मात्रा में अगर 4 हम बोलना या बजाना कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? चौगुन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? चौगुन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संगीत में काल की अवधि को क्या कहते हैं? देखिए, संगीत में जो काल की अवधि होती है उसको क्या कहते हैं? उसे ताल कहते हैं। काल की अवधि को ताल कहते हैं। यानी कि जो काल यानी जो समय लगता है उसको किस में मापते हैं? ताल में मापते हैं। तो वही चीज पूछा जा रहा था यहाँ पे। अगला प्रश्न है 26 नंबर की, तबले में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो तबलों में वर्ण की अगर बात करें तो तबले में 10 वर्ण होते हैं। ठीक है, कितने वर्ण? तबले में कुल 10 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कि दीपचंदी ताल का प्रयोग किसके साथ होता है? देखिए, दीपचंदी दीपचंदी का प्रयोग जो है दोस्तों, ताल दीपचंदी, वो हम लोग किसके साथ? ठुमरी के साथ जो होता है। और दीपचंदी ताल का जो मात्रा, ये मात्रा जो होता है आपका दीपचंदी का, तो ये 14 मात्रा का ताल है। ठीक है। चलिए, ध्रुपद के साथ जो है 4 ताल की संगति होती है, धमार के साथ धमार होता है, और टप्पा जो है आपके टप्पा के साथ ही हो जाता है। तो यहाँ पे दीपचंदी जो है किसकी है? ध्रुपद की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, खेमटा ताल के समान मात्रा वाली कौन सी ताल है? देखिए, खेमटा की अगर हम बात कर रहे हैं कि खेमटा ताल के समान मात्रा वाली ताल कौन सी है, तो सेम खेमटा में अगर देखा जाए तो खेमटा ताल में कितनी मात्रा होती है? खेमटा ताल में 12 मात्रा होते हैं खेमटा ताल में। और हम इसमें देखें कि इसमें हमको ढूंढना है कि किस में 12 मात्रे होते हैं। तो झप ताल की बात करें तो अगर 10 होता है, झप ताल में कितने मात्रा होते हैं? 10 होते हैं। तीन ताल में 16 मात्रा। दादरा दादरा में कितना होता है? 6 मात्रा। रूपक 7 मात्रा। तो खेमटा ताल के समान मात्रा वाली ताल कौन सी है? देखिए, मात्रा ये तो अलग अलग है, लेकिन खेमटा के समान ऐसे आपको दादरा को ही माना जाता है। ठीक है, खेमटा के समान। तो वैसे यहाँ पे कुछ सब कुछ भिन्न था, लेकिन वहाँ पे अगर प्रश्न बने तो दादरा के समान ऐसा कहा जाता है कि दादरा समान होता है। अगला प्रश्न है, समान मात्रा व समान विभाग वाली ताल का नाम। देखिए, जिसमें कि आपके मात्रा भी समान हो और आपके विभाग भी समान हो, तो वो कौन सा ताल है? तो यह आपका ताल जो हो जाता है वो आपका रुद्र ताल हो जाता है। ठीक है, रुद्र ताल में 11 मात्रे होते हैं। कितने मात्रे? 11 मात्रे होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ताल पद्धति में अनुद्रुत का चिन्ह कैसा होता है? देखिए, ताल पद्धति की अगर बात कर रहे हैं तो अनुद्रुत के चिन्ह को ऐसे दर्शाते हैं। ए नंबर जो हमारा सही होगा, ये हो गया आपका अनुद्रुत, और ये जो है आपका जीरो जो है आपके, ये होते हैं द्रुत, और ये जो प्लस दिख रहा है इसको बोलते हैं, ये काकपद का चिन्ह है। ठीक है, काकपद का। और ये जो होता है, देखिए 6 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ताल के कितने अंग होते हैं? ताल के 6 अंग होते हैं। उसी में से आपको ये बताया जा रहा है, उसी में से है ये आपका अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और आपके काकपद। तो ये उन्हीं में से है। तो ये आपका वन जो है, वन को क्या दर्शाया जाता है? वन को कहा जाता है लघु। ठीक है, वन को लघु। ये देखिए, पहले यहाँ से देख लीजिए, ये अनुद्रुत, और यहाँ पे ये द्रुत, ये लघु, और आपके फिर हो गए गुरु, उसके बाद फिर हो गए प्लुत, और उसके बाद फिर काकपद, ये काकपद। ठीक है, प्लुत का चिन्ह ऐसा होता है। चलिए, अब देख लेते हैं अवनद वाद्य में किसकी प्रधानता होती है। अवनद वाद्य की अगर प्रधानता की बात करें तो अवनद वाद्य का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? ताल देने के लिए किया जाता है। किसके लिए? ताल देने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये लय में भी बनाए रखता है, लय प्रधान भी होता है, ये लय भी बनाए रखता है, क्योंकि जब तक अवनद वाद्य जो है वो फटाफट जो बजाते रहते हैं तो वो लय जो है बनाए रखता है सिंगरों का, तो उसके लिए भी प्रयोग होता है। तो इसमें से हम दोनों मान लेंगे। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, अवनद वाद्य किसके बने होते हैं? देखिए, अवनद वाद्य की अगर बात करें तो जो चमड़े की खाल से जो मढ़े हुए जितने वाद्य हैं उसको क्या कहा जाता है? अवनद वाद्य ही तो कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 33 की, तबला वाद्य का प्रयोग किसके लिए होता है? तो देखिए, तबला अगर बात करें तो तबला वाद्य का प्रयोग जो होता है आपके सोलो वादन के लिए तबला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तबला वादन के लिए। चलिए, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 34 नंबर का। थोड़ा सा फिर से बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए, कोई बात नहीं। देखिए, अब क्या है यहाँ पे कि कर्नाटक ताल पद्धति में झप ताल के चिन्ह को
क्या होंगे, मतलब झप जो कर्नाटक ताल की पद्धति है उसमें झप ताल का जो चिन्ह है वो पूछा जा रहा है। तो झप ताल को हम लोग कैसे जानते हैं, तो झप ताल को जानते हैं खड़ी लाइन 0-1 यानी 1-0-1 के तरह से हम लोग जानते हैं झप ताल में कर्नाटक की जो है। अगला प्रश्न है 35 नंबर की, कर्नाटक ताल पद्धति की कितनी मुख्य तालें होती है। देखिए मुख्य ताल अगर बात करें तो इसके 7 होते हैं, कर्नाटक पद्धति में मुख्य 7 ताल होते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है, ताल के कितने प्राण होते हैं। देखिए ताल के अगर प्राण की अगर बात करें तो ताल के भी 10 प्राण होते हैं। कितने, ताल के 10 प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है कि चौपल्ली कितने प्रकार की लयकारियों से मिलकर बनता है। तो देखिए चौपल्ली की बात हो रही है तो चौपल्ली 4 प्रकार के लयकारियों से मिलकर जो है आपकी बनती है। ठीक है, अगला है कि बियाड़ की लयकारी को क्या कहते हैं। देखिए बियाड़ जो है आपको जैसे कि हम समझा दिए थे ना, आड़ कुआड़ बियाड़ 1.5 1.25 1.75 ये हो गया आपका 1.5 गुण, और ये 1.25 गुण, और ये 1.25 गुण। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से 1.5 1.25 1.75 तो ये वाला याद रखना है। तो ये क्या यहाँ पे बियाड पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 1.25 गुण। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुआड़ को क्या कहते हैं। देखिए आड़ उसके बाद फिर कुआड़, तो कुआड़ पहले आड़ था 1.5 और कुआड़ क्या हो गया 1.25 हो गया, तो 1.25 गुण ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा 1.25 गुण। अगला प्रश्न है कि चक्रदार तिहाई को क्या कहा जाता है। तो चक्रदार तिहाई को क्या कहा जाता है, तो इसको नौहक्का भी कहते हैं। चक्रदार तिहाई को क्या कहते हैं, नौहक्का भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मार्ग तालें कितनी हैं। तो मार्ग तालों की अगर बात करें तो मार्ग ताल की संख्या कितनी बताई गई है, तो मार्ग ताल की संख्या 5 बताई गई है। ठीक है, याद रखना है मार्ग ताल कितने हैं, तो 5 है। ठीक है, ठेका कितनी आवृत्तियों का होता है। दोस्तों ठेका जो है आवृत्ति पूछ रहा है कि कितनी आवृत्तियों का ठेका होता है, तो ठेका 1 आवृत्ति का होता है। ठेका कितना, ठेका जो है वो कितने आवृत्ति का, तो 1 आवृत्ति का होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि देसी तालें कितनी होती है। तो देसी तालें जो कितनी होती है उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा देसी ताल 3 होते हैं। कितना, 3। ठीक है, जैसे कि आप देखे थे कि दो ताल मिलकर क्या बनता है, देसी ताल। और जो है आपके 2 से अधिक या बहुत सारे ताल मिलकर क्या बनते हैं, वो आपके क्या बन रहे थे, ये तो देसी ताल थे और वो बन रहे थे संकीर्ण ताल। तो देसी ताल उसी में से पूछा जा रहा है कि कितने हैं, तो 3 हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि क्रिया क्या है। तो क्रिया क्या है, तो क्रिया जो होता है ताल की मात्राओं को गिनना जो है आपके क्रिया कहलाता है। ताल की मात्राओं को गिनना क्रिया कहलाता है। और क्रिया जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका जो भी बताए हम सशब्द, और दूसरा आपका जो हम बताए निशब्द। निशब्द, ठीक है, इसमें जो है ताली बजाकर गिना जाता है सशब्द में, लेकिन इसमें निशब्द में क्या होता है कि केवल हाथ हिलाकर या सर हिलाकर, हाथ हिलाकर जो है ताल की मात्राएं को गिनते हैं। ठीक है, तो हाथ हिलाकर निशब्द और ये ताली बजाकर जो होता है सशब्द। तो क्लियर, तो क्रिया क्या हो गया आपके ताल की मात्राएं गिनने की प्रक्रिया हो गई। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बहुत समय हो गया है, कोई बात नहीं है। अक्षर काल का जो सूक्ष्म विभाजन है वो क्या कहलाता है। तो अक्षर काल के सूक्ष्म विभाजन जो है आपके क्या कहलाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा इसका यति। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन यति कहलाता है। चलिए फटाफट जो है दोस्तों ये 45 प्रश्न हम करवा दिए हैं और 45 प्रश्न हम अगले सेट में आपको करवा देंगे। तो चलिए फटाफट जो है आप लोग याद कर लीजिए इसको, 45 जो बिल्कुल 2 दिन करवाएंगे तो 2 दिन में 90 प्रश्न। और दोस्तों जहां से पढ़ रहे हैं बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, क्योंकि मेरे वीडियो का भी आप लोग को काफ़ी कहीं ना कहीं इंतजार रहता ही है। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए मुझे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है, और दोस्तों कमेंट के माध्यम से तो आप बताते ही हैं, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से भी मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ सेशन ये आपके लिए कैसा है। और दोस्तों बहुत मज़ा आता है आपको भी, और मज़े की बात अगर कहूँ तो मुझे भी मज़ा आता है जब आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं और याद करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं चलिए आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।